जब 11 साल की छोटी सी लड़की को उसकी जमीन पे छिपा अरबों का तेल का खजाना मिल जाए तो लालच और धोखे की आंधी तो चलनी ही थी। लेकिन जब बड़े बड़े लोग और कानून भी उसकी जमीन को छीनने आए तो क्या वो अपनी जमीन बचा पाएगी? और क्या वह शख्स जिस पर लड़की ने भरोसा किया सच में उसकी मदद करेगा या फिर उसे धोखा देगा? विश्वास पैसे और खतरनाक साजिश की इस कहानी को सुनोगे तो जान जाओगे। 1907 में जब ओक्लाहोमा में एक नया राज्य बना और इसी समय क्रीक फ्रीडमैन के वंशजों को जमीन के टुकड़े बांटे जा रहे थे। इन्हीं में से एक है सारा रिएक्टर, एक ऐसी छोटी लड़की जिसे ऐसी जमीन मिलती है जो बाहर से पूरी तरह बेकार और बंजर दिखती है। सारा के पिता कहते हैं ये जमीन किसी काम की नहीं, इसे बेच देते हैं। लेकिन तभी होता है कुछ अजीब। एक दिन सारा को अपनी जमीन के नीचे से एक बहती हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे तेज रफ्तार से कोई नदी बह रही हो। लेकिन ये नदी पानी की नहीं, तेल की थी। सारा के माता पिता को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उनके पास तो प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए $30 भी नहीं थे। लेकिन सारा को पूरा यकीन था कि उसने तेल की आवाज़ सुनी है। उसने कहा, भगवान ने मुझे सुनने के लिए कान दिए हैं और ये ज़मीन भी उन्होंने किसी वजह से दी है। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। इसके बाद सारा और उसके पिता जो अलग अलग तेल कंपनियों के दफ्तर जाने लगे। लेकिन उस दौर में एक काले आदमी को ऑफिस के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता, जो को हर जगह से धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो पहुंचा पेन ओक्लाहोमा पेट्रोलियम कंपनी, लेकिन वहां भी उसे देखकर समझ लिया गया कि ये कोई कचरा उठाने वाला आदमी है। और इसी बीच सारा एक ऐसे कैफे में चली जाती है जहां सिर्फ गोरे लोग बैठ सकते हैं। और वहां उसके साथ जो होता है वो दिखाता है कि आगे इस छोटी लड़की को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी है। वहां बैठे एक आदमी ने प्यास से बेहाल सारा को पानी की जगह नींबू पानी दे दिया। जैसे ही सारा ने नींबू पानी खत्म किया, वेट्रेस ने उसका गिलास तौलिए से पकड़कर उठाया, जैसे वह उसे छूना भी नहीं चाहती हो। सारा उस आदमी का धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन वेट्रेस ने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। उधर दूसरी तरफ जो को कचरे का डिब्बा पकड़ा दिया गया। तभी जो साहब कहता है, मैं यहाँ कचरा उठाने नहीं आया, मैं अपनी बेटी की ज़मीन पर तेल की खुदाई की बात करने आया हूँ। और उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है और अंदर आती है सारा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कहती है, मेरे पास 160 एकड़ ज़मीन है और उसके नीचे है तेल। सारा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मैप पर उसकी लोकेशन भी दिखा दी। बिग जिम कंपनी का बड़ा आदमी उन्हें लेकर खुद ज़मीन पर जाता है और ज़मीन देखते ही वह हिचकिचाता है। यहाँ ड्रिलिंग करना रिस्की है, सैकड़ों फीट नीचे जाना पड़ेगा, महीने लगेंगे और बहुत सारा पैसा भी। लेकिन सारा शांत रही। उसने कहा, पहले ज़मीन को लीज पर ले लो। सारा की समझदारी देखकर बिग जिम अपना स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और 6 महीनों के लिए प्रति एकड़ $0.5 देने की बात कहता है। लेकिन सारा बेवकूफ़ नहीं थी, उसे पता था स्टैंडर्ड रेट आधा नहीं $1 है। और उसने साफ कहा, मुझे इसके ऊपर 8% की रॉयल्टी भी चाहिए। बिग जिम चौंक गया, बोला ठीक है, अगर बड़ा तेल निकलता है तो 8 पॉइंट दूंगा। सारा ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा और अपने पिता को भी रॉयल्टी का मतलब समझाया। और फिर शुरू हुआ असली काम। अगले 3 महीनों तक पेनों की कंपनी ने पूरी ताकत से ड्रिलिंग की। दिन रात मशीनें चलती रहीं। लेकिन 3 महीने बाद जो और सारा देखते हैं कि बिग जिम अपने आदमियों के साथ वापस लौट रहा है। तभी जिम पास पहुंचकर कहता है, हम खाली हाथ लौटे, कुछ नहीं मिला, ये मशीनें भी तुम ही रख लो, इन्हें यहाँ से ले जाना महंगा पड़ेगा। यह सुनकर सारा का दिल टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक आदमी आया। उसने जमीन खरीदने की बात की। वो बोला, चलो आदमी आदमी में बात करते हैं। जो ने सारा को बाहर भेज दिया। वो एक तरफ खड़ी होकर सारी बात सुनती रही। खरीदार बोला $2 प्रति एकड़। तभी जो ने कहा, काउंटी ऑफिस ने $3 बताया है। आदमी ने तंज कसते हुए कहा, तुम भाव बढ़ा रहे हो क्या? जो बोला, ये मेरी बेटी की ज़मीन है, थोड़ी कमाई तो होनी चाहिए। फटाफट खरीदार ने ऑफर बढ़ाकर $6 कर दिया। लेकिन जो बोला, ऑफर ठीक है, पर मैं पहले अपनी बेटी से पूछूंगा। यह सुनते ही वह आदमी अचानक वहां से चला गया। और तभी सारा को समझ आया, पेनों की कंपनी ने ही इस आदमी को भेजा है। उन्हें जमीन में जरूर कुछ मिला है और इसलिए अब वो जमीन को हड़पना चाहते हैं। सारा की माँ रोज तुरंत जमीन की मालिकाना कागज निकालती है, क्योंकि उस दौर में गोरे सिर्फ उसी कागज के सहारे ब्लैक परिवारों की जमीन छीनते थे। और सारा समझ जाती है अब उसकी लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं, जमीन, हक और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। पूरा परिवार मालिकाना कागज को निकालकर खेतों में छिपाने लगे
लेकिन तभी दूर से एक कार आती दिखाई देती है। वे लोग छिप जाते हैं। बंदूकें लिए कुछ आदमी उनके घर में घुसते हैं और मालिकाना कागज ढूंढने लगते हैं। तभी सारा का कुत्ता ब्लू भौंकता हुआ उनकी तरफ भागता है। उन आदमियों ने उस पर गोली चला दी, लेकिन कुत्ता घायल होकर कहीं भाग जाता है। अब पूरा परिवार घर में आता है और डर से सारा बोलती है, ये मालिकाना कागज एक शराप है, वे हमें भी गोली मार देंगे। तभी सारा की माँ ने कहा, तुम ही तो कहती थी कि भगवान ने ये जमीन तुम्हें किसी वजह से दी है। इधर बिग जिम अपने आदमियों को गुस्से में कहता है, अब उन्हें पता चल गया होगा कि हमें वह जमीन चाहिए। अगले दिन सारा अपना कुत्ता ढूंढने जंगल पहुंचती है। उसे सिर्फ ब्लू का पट्टा मिला और ब्लू को खोजते खोजते सारा एक ऑयल कैंप में पहुंच जाती है और वहीं मिला बर्ट, वही आदमी जो कैफे में दिखा था। सारा ने कहा, हम कैफे में मिले थे, आप अखबार में नामों पर निशान लगा रहे थे। बर्ट की टीम का आदमी मेस बोला, हाँ ये वही हो सकता है। बर्ट भी तेल खोजने वाला एक तरह का फाउंडर था। सारा ने उसे बताया कि मेरी जमीन के नीचे तेल है। पेनो की कंपनी ने झूठ बोला कि वहाँ कुछ भी नहीं और फिर $6 देकर जमीन हड़पना चाहते थे। अब सारा को एक पार्टनर चाहिए था, लेकिन बर्ट ने हंसकर कहा, गुड लक छोटी लड़की। तभी सारा, मैं तुम्हें बिजनेस ऑफर दे रही हूँ और तुम मुझे बच्ची समझ रहे हो। बर्ट रुक गया, ठीक है बताओ तुम्हारी जमीन कहाँ है। सारा ने कहा, तेल निकालने का उपकरण नहीं चाहिए, पेनो की कंपनी की सारी मशीनें मेरी जमीन पर छोड़ गई हैं। बर्ट ने यह सब सुना तो तुरंत अपने पार्टनर मेस को बुलाया और दोनों सारा के साथ निकल पड़े। जैसे ही बर्ट ने जमीन पर लगी ग्रेड ए मशीन देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और सारा के माता पिता की रजामंदी मिलने के बाद खुदाई शुरू हो गई। पेनो की पहले ही 1000 फीट तक खुदाई कर चुकी थी। मशीन छोड़कर जाने के बाद बर्ट ने उसी रिंग का नाम सारा ऑयल रख दिया और तभी वहाँ बिग जिम पहुँच गया। बिग जिम ने कहा, यह जमीन मेरी है, 20 मिनट में निकल जाओ, क्योंकि उसके पास लीज पेपर था जिसकी तारीख उसने खुद बदली थी। सारा ने गुस्से से कहा, ये तो स्कूल में चीटिंग करने जैसा है। बर्ट ने बंदूक तान दी। तभी बिग जिम ने बर्ट को बैंड को कहा, एक ऐसा आदमी जो औरतों को धोखा देकर उनके पैसे लेता है। बिग जिम के जाने के बाद बर्ट को एक बात साफ समझ आ गई, यहाँ बहुत तेल है और ये लोग इसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। कुछ दिनों बाद खुदाई के दौरान मशीन अचानक झटके खाने लगी। बर्ट चिल्लाया, मेस मशीन रोक दो। मेस नीचे जाकर देखने लगा। वो बोला, मशीन फंस गई है, हम लगभग 1500 फीट नीचे हैं। तभी मेस ने सुझाव दिया, ढीले पत्थर उड़ाने के लिए डायनामाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ट ने कहा, यह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में विस्फोटक चाहिए। तभी सारा आगे बढ़ी, तुम लोग इतनी जल्दी हार मान लेते हो। हमारी टीचर ने कहा है, जिंदगी में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, तो हमारी इस हालत में क्या चीज की कीमत हो सकती है। सारा की बात ने बर्ट के दिमाग में बिजली से चमक पैदा कर दी। बर्ट और सारा दोनों मिट्टी का नमूना लेकर जियोलॉजिस्ट के पास गए, जहां टेस्ट का खर्चा $10 था। बर्ट ने अपनी जेब, टोपी, बूट हर जगह से पैसे निकालकर किसी तरह $10 पूरा करता है। टेस्ट में कुछ घंटे लगने वाले थे। कुछ देर बाद जियोलॉजिस्ट वापस आया और बोला, तेल नीचे तो है, लेकिन हजारों फीट और नीचे है, और वो भी घटिया और नमक के पानी से भरा हुआ। बर्ट और सारा टूट गए, लेकिन बर्ट को कुछ गड़बड़ लगता है। वह वहीं रुककर इंतजार करने लगा। जैसे जियोलॉजिस्ट बाहर निकला, बर्ट ने उसे पकड़ लिया। असल में वो नमूना पेनो की कंपनी को देने जा रहा था, क्योंकि कंपनी ने उसे पहले ही पैसे दे रखे थे। तभी बर्ट बोला, एक और आदमी है पुराने जमाने का। अब दोनों बूढ़े जियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे, जो किसी नामी स्कूल से नहीं पढ़ा था, लेकिन खुद कहता था, मुझसे ज्यादा कोई जियोलॉजिस्ट नहीं जानता। उसने टेस्ट के $5 मांगे और जब टेस्ट पूरा हुआ तो बूढ़ा जियोलॉजिस्ट खुशी से कांप उठा। वो बोला, मैंने ऐसा नमूना पहले कभी नहीं देखा। इतना हल्का क्रूड तेल बहुत ही दुर्लभ होता है। उसने कहा, सारा तुम्हारे पास ट्रेन भर भर के तेल है, लेकिन इधर एक बड़ी समस्या थी। उनका कुआं नीचे फंस चुका था और उसे ठीक करने के लिए भारी पैसे चाहिए था। मेस कहा, तो क्या अब हमें बैंक लूट लेना चाहिए? अगले दिन बर्ट बैंक में लोन लेने गया। उसने अपना ऑयल का सैंपल भी दिखाया, लेकिन बैंक ने कहा, हम किसी जाम हुई कुएं पर लोन नहीं दे सकते। बर्ट मायूस होकर बाहर निकला और तभी उसने कुछ औरतों को देखा। वो फौरन उसके पास गया और फ्लर्ट करने लगा। एक एक करके वो हर औरत को उस कैफे के अंदर ले जा रहा था। सारा यह सब दूर से देख रही थी। फिर सारा सीधे उसके पास पहुंच गई और बोली, मैं बर्ट की बिजनेस पार्टनर हूँ
और उस औरत के सामने ही अपनी बात रख दी। हमें नया उपकरण चाहिए और ये बहुत ही महंगा है। तभी औरत ने बर्ट को पैसे देती है और बर्ट एक्सप्लोजिव खरीदने जाता है। वहाँ सेलर ने सारा को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सेलर कोई नस्लवादी टिप्पणी करने ही वाला था कि बर्ट ने सीधे उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। अगले दिन उन्होंने इंजन फिर से चालू किया। सब खुश थे कि मशीन दोबारा चलने लगी, लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मशीन फिर से फंस गई और उसी समय कई कारें उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। ये पैनोकी कंपनी के कानूनी सलाहकार सारा को कुछ दस्तावेज देने आए थे। यह एक कानूनी नोटिस था जिसमें पैनोकी कंपनी के सारे उपकरण वापस करने और पूरे तेल पर अपना दावा करने की बात लिखी थी। उन्होंने उस जमीन पर दावा ठोका था जिसके लिए सारा ने सब लीज साइन की थी। उनका दावा था कि सारा ने उन्हें अवैध रूप से जमीन से बाहर निकाल दिया है। बर्ट हंस पड़ा। एक 11 साल की बच्ची ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। इसके बाद सलाहकार ने बर्ट से अकेले में बात की। मेरे मालिक ने आपको एक बढ़िया ऑफर दिया है। बाद में बर्ट को बिग जिम के साथ कार में बैठा दिया। तब बिग जिम ने कहा, हमारा बिजनेस क्या शानदार है और यह छोटी लड़की इतने पैसों का क्या करेगी। कोर्ट को भी चिंता है और स्थानीय जज नाबालिग और गुलाम रह चुके लोगों से डील करते करते थक चुके हैं और राज्य सफेद गार्डियन पर जोर दे रहा है। बात साफ थी, बर्ट को बस सारा का गार्डियन बनना है और उसके बाद वह जमीन पैनोकी कंपनी को बेच सकता है। बर्ट ने कुछ देर सोचा और बदले में 15% की हिस्सेदारी की मांग की। बिग जिम ने कहा, स्टैंडर्ड रॉयल्टी तो 12.5% है। तभी बर्ट ने साफ कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस छोटी लड़की को धोखा दूं, तो तुम्हें 15% देना होगा। आखिरकार बिग जिम मान गया। इसके बाद बर्ट सारा के पास गया और उसके पूरे परिवार से कहा, अपनी राइफल उठाओ या घर छोड़ दो। यह सुनकर सारा की माँ अपनी बेटी की सुरक्षा से ज्यादा और किसी चीज की फिक्र नहीं थी। बर्ट ने फिर मैच से पैनोकी कंपनी के साथ हुई डील के बारे में बताया। हमें 15% मिलेगा और तुमने सारा की माँ की बात सुनी। वे बस शांति चाहते हैं, ऊपर से हमारा कुआं भी जाम हो चुका है। बर्ट ने यह भी कहा, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें एक अश्वेत लड़की को इतने बड़े खजाने पर कब्जा करने नहीं देंगे और वैसे भी मैं बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले ही दिन बर्ट गार्डियनशिप के कागजात पर साइन करवाने सारा के पास आया। सारा ने पूछा, इसका मतलब कि अब आप मेरी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। बर्ट ने उसे भरोसा दिलाया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। और यह सुनकर सारा ने साइन कर दिया। अब कोर्ट में सुनवाई होनी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ कानूनी तौर पर सही है। कोर्ट के बाहर कई अश्वेत लोग सारा के समर्थन में आए थे। वे अश्वेत गार्डियनशिप के इस कानून का विरोध कर रहे थे क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि सारा की जमीन के नीचे भी तेल है। सारा कोर्ट पहुंची। मिस बार्डनर नाम की एक महिला ने सारा की तरफ से केस लड़ने की पेशकश की, लेकिन जज ने उन्हें बैठा दिया। कोर्ट रूम में मौजूद अश्वेत लोगों ने जोरदार तरीके से सारा का समर्थन करना शुरू कर दिया। जज ने सुनवाई स्थगित की और गार्डियनशिप बर्ट को दे दी और कोर्ट से बाहर निकलते ही बर्ट ने सारा से बस इतना कहा, मुझे बस तुम्हारा भरोसा चाहिए। इसके बाद वह सीधा बिग जिम से मिलने गया। उसने कहा, मुझे 15 पॉइंट चाहिए और यह सिर्फ सारा की जमीन के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास की हर जमीन के लिए। उधर मेस सारा के परिवार को घर छोड़कर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने एक छिपी हुई कार देखी। ये पैनोकी के आदमी थे। उन्होंने बंदूक निकाली और मेस को घेर लिया। मेस ने भी अपनी बंदूक निकाली, लेकिन वो 2 थे। उन लोगों ने मिलकर मेस को मार डाला। गोली चलने की आवाज सुनकर सारा की माँ अपने दोनों बच्चों को क्रीक नेशन की तरफ भागने को कहा। थोड़ी देर बाद बर्ट ने पैनोकी के आदमियों को वहां से जाते हुए देखा। तभी मिस बार्डनर बर्ट के सामने आई। वह एक पत्रकार को सारा से मिलाने के लिए ले जा रही थी। बर्ट ने उससे कहा कि वह भी उनके साथ चलेगा। जब वे सारा के घर पहुंचे तो जो बंदूक लेकर बाहर आया उसने बताया कि पैनोकी के आदमी सारा को लेने आए थे। मुझे उन्हें भगाने के लिए गोली चलानी पड़ी। बर्ट मेस को खोजने गया और उसे केवल मेस की लाश मिली। मिस बार्डनर ने बर्ट को आगाह किया और कहा, अगली टारगेट सारा है। उसके द्वारा साइन किए गए कागजात के आधार पर उन्होंने जमीन पर कानूनी दावा बरकरार रखा है और वह उसे मारना चाहते हैं ताकि मेरा जैसा कोई भी वापस कोर्ट में जाकर चुनौती ना दे सके। बर्ट का दिमाग दौड़ा, अगर हम वापस
उस जज के पास जाएं और गार्डियनशिप को रद्द करके आपको दे दे, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें सारा को ढूंढना होगा। इधर पेनोकी के आदमी क्रीक इलाके में घुस गए। उन्होंने एक अश्वेत लड़की के बारे में पूछा और कोई जवाब न मिलने पर वे आगे बढ़ गए। इधर सारा प्रार्थना कर रही थी, तभी उसने अपनी तरफ आती हुई कार देखी। सारा ने तुरंत अपने भाई को भागने के लिए कहा। आदमियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन ठीक उसी वक्त जनजातीय पुलिस वहां पहुंच गई। सारा का परिवार भी उनके ठीक पीछे था। सारा की मां अपने बच्चों को पाकर बहुत ही खुश हो गई। इसके बाद सभी जज के पास गए। उन्होंने कहा इस छोटी लड़की की गार्डियनशिप पर दोबारा विचार करने की जरूरत है और पूरा अमेरिका यह देख रहा है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। जज को बात समझ आई। उन्हें कागजात में एक बड़ी गलती मिल गई। बट ओक्लाहोमा का नहीं बल्कि टेक्सास का रहने वाला था। वो अपनी पूरी रेजिडेंसी साबित नहीं कर पाया। इसी वजह से बट की गार्डियनशिप रद्द हो गई। अब बट के पास बिग जिम को रोकने का एक आखिरी प्लान था। वह अपने साथ डायनामाइट लाया था। रोज ने पूछा यह किस लिए है। बट ने समझाया, हम इस डायनामाइट को जमीन के करीब 1000 फीट तक गाड़ देंगे। या तो यह कुआं अंदर ही धंस जाएगा या फिर यह वह सब बाहर लाएगा जिसकी हमने उम्मीद की थी। अगली सुबह बिग जिम सारा की जमीन पर पहुंचा। बट ने उसे अंदर आने दिया। रोज ने अपने दोनों बच्चों को छुपा दिया। बिग जिम ने कहा, तुम लोग जंग चाहते हो क्या? जो ने कहा, नहीं, बस यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन बिग जिम ने अपनी कार में मशीन गन छिपा रखी थी। सब लोग छिपने लगे। सारा ने तुरंत डायनामाइट को ब्लास्ट कर दिया। जमीन पूरी तरह हिलने लगी और फिर जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा। खुशी से भरी सारा उसकी तरफ भागी। बिग जिम चिल्लाया, वो मेरा तेल है। उसने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन बट ने उसे रोक दिया। मैंने तुम्हारे आसपास के कुओं में भी डायनामाइट लगा दिया है। जैसे ही बिग जिम ने सारा पर बंदूक तानी, जो ने बंदूक पर निशाना साध कर उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। पुलिस ने बिग जिम को गिरफ्तार कर लिया। सारा खुशी से नाच रही थी। अपने तेल के फव्वारों को देखकर उसका सपना सच हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ वह विधवा औरत पहुंची जिससे बट ने पैसे उधार लिए थे। बट ने समझाया कि विधवा के पास उसके हिस्से का 250% था। बट ने कहा, मैं खजाना खोजने वाला इंसान हूँ। कोई और खजाना बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। सारा के मना करने के बावजूद बट ने उसे अलविदा कहा और वहाँ से चला गया। इसके बाद सारा ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन सबसे पहली चीज उसने उस कैफे को खरीदा और सबके लिए खोल दिया। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।